हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है गुरुकुल परिसर यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज की क्लास के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 हाइड्रोजन। और जो हमने यहाँ पे बुक यूज़ की है वो है हमारी एस चांद पब्लिकेशन की बुक गिवन बाय लखमीर सिंह एंड मंजीत कौर। चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। हम इस चैप्टर के अंदर सबसे पहले पढ़ना क्या है। देखिए, चैप्टर का नेम है आपका हाइड्रोजन। आप सभी को मालूम है कि जो हमारी पीरियोडिक टेबल होती है, पीरियोडिक टेबल में अभी तक हमने कितने एलिमेंट्स को डिस्कवर किया है, 118 एलिमेंट्स को डिस्कवर किया है। यानी कि हमारे पास टोटल 118 क्या है, एलिमेंट्स हैं, जिनको हमने 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया हुआ है, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। अब इन 118 एलिमेंट्स में से जो सबसे फर्स्ट पोजीशन पे जो एलिमेंट है हमारा वो है हाइड्रोजन। में अब इस चैप्टर के अंदर पढ़ना क्या है, सबसे पहले हमें हाइड्रोजन की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़, बेसिक पॉइंट्स को पढ़ना है। देन हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि कैसे हाइड्रोजन की डिस्कवरी हुई, कैसे हमने इसको डिस्कवर किया साइंटिस्ट ने। देन कैसे हम हाइड्रोजन को प्रिपेयर कर सकते हैं, लैबोरेटरी में बना सकते हैं हम उसको। देन हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे हम, केमिकल प्रॉपर्टी एज वेल एज फिजिकल प्रॉपर्टी। देन हाइड्रोजन के यूजेस, कहाँ कहाँ पे हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट में हम टॉपिक पढ़ेंगे यहाँ पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट चैप्टर, जो चैप्टर नंबर 6 था आपका केमिकल रिएक्शंस। अगर आपने चैप्टर नंबर 6 की क्लासेस को अटेंड नहीं किया हुआ है प्लीज़ जाके आप अटेंड कर सकते हैं, उनको मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ चैनल पे। यहाँ पे भी अगेन हमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के कंसेप्ट को पढ़ना है। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं अपनी क्लास को। सबसे पहले हम बात करें अगर हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन क्या है हमारा, ये कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, नॉन मेटेलिक होता है और टेस्टलेस केमिकल सब्सटेंस होता है। यानी कि ना तो इसका क्या होगा, कोई कलर होगा, ना ही इसका कोई ऑर्डर होगा, यानी कि कोई स्मेल नहीं होगी इसमें, और नॉन मेटेलिक होता है। अब देखिए यहाँ पे एक थोड़ा कन्फ्यूजन भी होता है कि जब हमने रिएक्टिविटी सीरीज़ को स्टडी किया था लास्ट चैप्टर के अंदर केमिकल रिएक्शन में, तो रिएक्टिविटी सीरीज थी वो मेटल्स की, बट वहाँ पे हमने हाइड्रोजन को भी देखा था। तो जब हाइड्रोजन एक मेटल है नहीं तो फिर हम इसको रिएक्टिविटी सीरीज में पढ़ क्यों रहे हैं। बिकॉज जो हाइड्रोजन है ना, वैसे तो ये नॉन मेटेलिक होगा, बट ये कुछ प्रॉपर्टीज़ क्या करता है, मेटल्स की भी शो करता है। कौन सी प्रॉपर्टी होगी, वो होती है इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना। हाइड्रोजन अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके क्या बना लेता है, ये H पॉजिटिव आयन बना लेता है, पॉजिटिव आयन बना लेता है। तो इसीलिए हम इसको रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर भी पढ़ते हैं। बट बेसिकली आपको याद रखना है कि जो हाइड्रोजन होता है ना, ये एक आपका नॉन मेटेलिक नेचर का होता है। नेक्स्ट, टेस्टलेस होगा, इसका कोई टेस्ट नहीं होगा। नाउ इट इज़ हाईली इनफ्लेमेबल डाई एटोमिक गैस एंड लाइटेस्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल विद एन एटॉमिक वेट ऑफ 1.008। तो अब ये कैसा होता है, इनफ्लेमेबल होता है। इनफ्लेमेबल का मतलब होता है कि बहुत जल्दी से, बहुत आसानी से जल जाता है, ये फायर को कैच कर लेता है। और डाई एटॉमिक गैस होता है। अब डाई एटॉमिक का मतलब क्या हुआ, डाई एटॉमिक का मतलब होता है कि हमेशा H2 की फॉर्म में मिलता है, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में मिलता है, कभी भी एटॉमिक फॉर्म में ये नहीं मिलेगा। दो एटम्स आपस में कंबाइन होके क्या बना लेते हैं, ये यहाँ पे हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट थिंग आपको याद रखना है कि अगर कोई भी आपकी गैस है वो कभी भी आपको मोनो एटॉमिक फॉर्म में नहीं मिलेगी, एक सिंगल एटम की फॉर्म में कभी भी नहीं मिलेगी। हमेशा दो एटम्स आपको क्या मिलेंगे, कंबाइन मिलेंगे। जैसे एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया, तो ऑक्सीजन हमेशा O2 की फॉर्म में मिलेगा। देन क्लोरीन हो गया आपका Cl2 की फॉर्म में मिलेगा। नाइट्रोजन हो गया आपका N2 की फॉर्म में मिलेगा। तो ये सारी हमारी गैसेज है, तो ये सब हमें हमेशा किस फॉर्म में मिलती है, डाई एटॉमिक फॉर्म में मिलती है। तो हाइड्रोजन भी एक गैस है, तो ये भी हमें डाई एटॉमिक फॉर्म में मिलती है। नेक्स्ट, ये सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट होता है। लाइटेस्ट का मतलब कि सबसे हल्का होता है ये पीरियोडिक टेबल के अंदर, और जिसका एटॉमिक जो वेट है हमारा वो कितना होता है, अराउंड 1.008, या अप्रोक्स आप इसको क्या बोल सकते हैं, 1 बोल सकते हैं, कि जिसका एटॉमिक वेट है वो क्या होता है, 1 AMU, एटॉमिक मास यूनिट। तो ये आपकी यूनिट होती है किसकी,
एटॉमिक वेट को मेज़र करने की। नाउ अब हम इसको 1 सिंपली यू भी बोल देते हैं। सो ये कुछ बेसिक पॉइंट्स थे हमारे। और नेक्स्ट क्या होता है, ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट होता है पीरियोडिक टेबल का, और इसकी जो डेंसिटी सबसे लोवेस्ट इसकी क्या होती है, डेंसिटी होती है सभी गैसेस के कंपैरिजन में। अब डेंसिटी आपको मालूम है, डेंसिटी हमारी क्या होती है, डेंसिटी होती है हमारी मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी क्या होती है हमारी, ये होती है मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसकी डेंसिटी सबसे कम है, इसीलिए ये हमारा सबसे लाइटेस्ट क्या होता है, एलिमेंट होता है पीरियोडिक टेबल का। यानी कि अगर हम इसको ओपन कर देंगे कहीं पे भी ग्राउंड पे, तो ये तुरंत कहाँ पे चला जाएगा, ये एटमॉस्फेयर में ऊपर चली जाएगी ये गैस हमारी, क्योंकि सबसे लाइट गैस होती है हमारी। इसी वजह से आपने देखा होगा हाइड्रोजन के जो बैलून्स होते हैं, जब कभी भी आप किसी बैलून में नॉर्मल एयर को फिल करो और दूसरे बैलून में आप हाइड्रोजन गैस को फिल करो, तो क्या होगा, अगर आप उन दोनों बैलून्स को ऐसे ही छोड़ दोगे हवा में, तो कौन ऊपर जाएगा आपका स्काई में, तो वो होगा आपका हाइड्रोजन का जो बैलून था, क्योंकि इसकी डेंसिटी सबसे कम होती है, सबसे लाइटेस्ट होता है। नाउ इट हैज़ सिंबल H। सो हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, एटम की बात हो रही है, ये होता है H, और इसका मोलिकुलर फॉर्मूला होता है हमारा H2। नाउ इट इज़ हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल। अब देखिए ये क्या होता है, सबसे हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल होता है, और इट इज़ द ओनली एलिमेंट दैट डज नॉट कंटेन एनी न्यूट्रॉन। तो इसके पास कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। अब आपको मालूम है एक एटम के अंदर 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं हमारे, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज होता है नेगेटिव, प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव, न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता है, ये न्यूट्रल होते हैं हमारे। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1। और इसका मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन के अंदर हमारा एक इलेक्ट्रॉन होगा और एक ही हमारा क्या होता है, प्रोटॉन होता है, बट इसके अंदर कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है। नाउ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन कंटेन्स एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन, जो मैंने आपको भी ऑलरेडी बताया, और जो इसका एटॉमिक नंबर होता है और वैलेंसी होती है हाइड्रोजन की, वो हमारी 1 होती है। क्यों वैलेंसी 1 क्यों होगी, क्योंकि ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है। सो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया यहाँ पे अभी तक के सभी पॉइंट्स। नाउ अब आपको यहाँ पे एक एडिशनल पॉइंट दिया हुआ है, डू यू नो। सो चलिए पढ़ते हैं यहाँ पे आपको क्या गिवन है। सो बेसिकली हाइड्रोजन के ना 3 आइसोट्रोपिक फॉर्म्स होती हैं, यानी कि आप बोल सकते हैं हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप होते हैं, 3 आइसोटोप होते हैं। अब ये आइसोटोप क्या होते हैं बेसिकली, तो आइसोटोप्स हमारे क्या होते हैं, ये सेम एलिमेंट की ना डिफरेंट फॉर्म्स होती है। आइसोटोप क्या होते हैं, आपकी सेम एलिमेंट की डिफरेंट फॉर्म्स होती है, जहाँ पे उनका जो मास नंबर है वो हमारा क्या हो जाता है, वो इंक्रीज़ कर जाता है। मास नंबर इंक्रीज़ कर जाएगा बट एटॉमिक नंबर क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो हाइड्रोजन की हमारी क्या होती है, 3 आइसोटोप्स होती हैं। सबसे फर्स्ट होती है प्रोटियम। प्रोटियम का मतलब होगा कि जहाँ पे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है और एटॉमिक मास भी 1 होता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर एक ही क्या होता है, प्रोटॉन होता है। नेक्स्ट आते हैं ड्यूट्रियम। सो ड्यूट्रियम में क्या होगा आपका, इसका एटॉमिक नंबर तो 1 ही रहेगा, यानी कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन तो एक ही रहेगा और प्रोटॉन भी एक रहेगा, बट यहाँ पे न्यूट्रॉन बढ़ जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक न्यूट्रॉन आ जाएगा। अब जो मास होता है ना किसी भी एटम का जो हमारा क्या होता है, मास होता है, मास ऑफ एटम, उसको कैसे आप मेज़र करते हैं। सो ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और जो एटॉमिक नंबर होता है आपका, एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, एटॉमिक नंबर या तो आप बोल सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या आप बोल सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एक एटम के अंदर कितने प्रोटॉन हैं या कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ये क्या डिसाइड करते हैं, उसके एटॉमिक नंबर को डिसाइड करते हैं। बट जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो किसको डिसाइड करते हैं, उसके मास को डिसाइड करते हैं। सो जो प्रोटियम होता है, प्रोटियम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक प्रोटॉन होगा, तो इसीलिए उसका एटॉमिक नंबर भी 1 है और उसका मास नंबर भी 1 हो गया। बट वहीं पे जो ड्यूट्रियम है, ड्यूट्रियम के अंदर अब देखिए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो सेम रहेंगे हमारे, यानी कि इसका एटॉमिक नंबर भी 1 रहेगा, बट उसके अंदर क्या आ जाएगा, एक न्यूट्रॉन आ जाएगा। इस वजह से उसका जो मास नंबर है वो कितना हो गया, 2 हो गया। नाउ थर्ड आता है हमारा यहाँ पे
ट्रीटियम। सो ट्रीटियम में क्या होगा, एटॉमिक नंबर रिमेन सेम, यानी कि एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, एक ही प्रोटॉन होगा, बट उसके अंदर अब कितने न्यूट्रॉन आ गए हैं, 2 न्यूट्रॉन आ गए हैं। तो इसीलिए अब उसका एटॉमिक मास कितना हो गया, उसका एटॉमिक मास अब 3 हो गया। इसीलिए इसको हमने क्या बोला, इसको हमने ट्रीटियम बोला। सो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गए कंसेप्ट आइसोटोप का। सो आपको हमेशा याद रखना है कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होंगे, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रीटियम। और इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है और क्या सिमिलैरिटी होती है। सो सिमिलैरिटी तो होगी कि एटॉमिक नंबर इनका सेम रहेगा, और डिफरेंस क्या होगा, एटॉमिक मास इनका तीनों का अलग होगा। प्रोटियम का 1 होगा एटॉमिक मास, ड्यूट्रियम का 2 हो जाएगा, और ट्रीटियम का हमारा 3 हो जाएगा। नाउ अब हम आगे मूव करते हैं, कुछ और पॉइंट्स को स्टडी करते हैं यहाँ पे। सो हाइड्रोजन इज द मोस्ट अबाउंडेंट ऑफ द केमिकल एलिमेंट्स ऑन द अर्थ। सो अर्थ पे अगर हम सभी केमिकल एलिमेंट्स को देखें तो हाइड्रोजन क्या है, सबसे ज़्यादा अबंडेंट है, सबसे ज़्यादा इसकी अमाउंट हमारी प्रेजेंट है हाइड्रोजन की। नाउ ऑन अर्थ फ्री हाइड्रोजन अकर्स इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज़। अब देखिए सबसे ज़्यादा अमाउंट हाइड्रोजन की प्रेजेंट है, बट वो फ्री फॉर्म में नहीं है हमारी, यानी कि सिंपली H2 की फॉर्म में नहीं है, मोलिकुलर फॉर्म में नहीं है। वो किसके साथ में कंबाइन है, वो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ में कंबाइन है। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पे H2O। सो देखिए वाटर के अंदर भी हाइड्रोजन है, बट यहाँ पे ये हाइड्रोजन फ्री फॉर्म में नहीं है। ये कैसी फॉर्म में है, ये है इसकी कंबाइंड फॉर्म, ये फ्री फॉर्म में नहीं है। ये कौन सी फॉर्म है हमारी, ये है कंबाइंड फॉर्म। सो जो अर्थ है, अर्थ पे हमारे प्लैनेट पे जो हाइड्रोजन है फ्री स्टेट में, वो बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट है, और वो अराउंड क्या बनाता है हमारे अर्थ का, 1% ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट बाय वेट। सो जो भी वेट है हमारे अर्थ की क्रस्ट का, उसका सिर्फ क्या है, वो 1% है। It occurs, however, in vast quantities as a part of water in oceans, ice packs, rivers, lakes and the atmosphere. So atmosphere में present है हमारा हाइड्रोजन, बट कंबाइंड फॉर्म में, फ्री फॉर्म में नहीं है। साथ ही साथ वाटर, अभी मैंने आपको बताया वाटर किसका बना होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, यानी कि वाटर के अंदर भी क्या प्रेजेंट है, आपका हाइड्रोजन प्रेजेंट है। सो आई होप बच्चों आप सभी को ये पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए हैं, सभी को समझ में आ गए हैं। नाउ चलिए अब हम आगे कुछ और पॉइंट्स की बात करते हैं। सो इट इज़ फाउंड इन द आउटर एटमॉस्फेयर ऑफ द सन एंड स्टार्स इन लार्ज अमाउंट, and the conversion of hydrogen atoms into helium in the sun and other stars produces heat and light. So देखिए बेसिकली जो हमारा सन है या कोई भी आपका जो स्टार है ना, वो सब किसके बने होते हैं, वो सब हाइड्रोजन गैस के बने होते हैं। और इन स्टार्स के अंदर क्या होती है, आपकी एक रिएक्शन चलती रहती है जिसको हम बोलते हैं फ्यूज़न रिएक्शन। सो जो हमारे स्टार्स होते हैं ना, स्टार्स के अंदर एक रिएक्शन होती है, कौन सी, फ्यूज़न रिएक्शन। अब इस फ्यूजन रिएक्शन में होता क्या है, आपका जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कंबाइन होकर क्या बना लेते हैं, हीलियम बनाते हैं। और जब ये फ्यूज़न की प्रोसेस होगी, यानी कि 2 हाइड्रोजन के एटम मिलके क्या बनाएंगे, हीलियम बनाएंगे, तो इसमें क्या होता है, एक लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, लार्ज अमाउंट में जो आपकी हीट है वो आपकी प्रोड्यूस होती है, और इसी हीट को हम क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। यानी कि जो हमारे सन से अर्थ पे जो हीट आ रही है ना, वो बेसिकली कौन सी हीट है, क्योंकि सन के अंदर रिएक्शन हो रही है फ्यूज़न की, जहाँ पे हाइड्रोजन कंबाइन होके क्या बना रहे हैं, हीलियम बना रहे हैं। तो इसमें क्या हो रही है, लार्ज अमाउंट पे हीट प्रोड्यूस हो रही है। सो वही हीट कहाँ पे आ रही है, वही हीट हमारी अर्थ पे आ रही है। सो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया है किस तरह से यहाँ पे वर्क हो रहा है। सो चलिए अब हम आगे मूव करते हैं, डिस्कवरी ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की किस तरह से हमारी डिस्कवरी हुई। तो हाइड्रोजन को डिस्कवर किसने किया था, सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे वो थे हमारे रॉबर्ट बॉयल। रॉबर्ट बॉयल वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू डिस्कवर हाइड्रोजन इन एयर, बट इट्स आइडेंटिटी वाज नॉट एस्टैब्लिश्ड देन। सो रॉबर्ट बॉयल ने जो एयर थी हमारी, एयर के अंदर हाइड्रोजन को उन्होंने डिस्कवर किया, बट उस टाइम पर उन्होंने उसको हाइड्रोजन नहीं बोला। हाँ, उन्होंने डिस्कवर किया कि एक गैस है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज उन्होंने बताई। लेटर ऑन
1766 में हेनरी कैवेंडिश ने प्रिपेयर किया था हाइड्रोजन गैस को बाय द एक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑन आयरन विच वाज नेम्ड इनफ्लेमेबल एयर। सो उसके बाद क्या हुआ, 1766 में हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन गैस को प्रिपेयर किया था। कैसे? जब उन्होंने हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक्शन कराया किसके साथ, आयरन के साथ, यानी कि इन दोनों की उन्होंने रिएक्शन कराई। सो अब देखिए आयरन एक मेटल है, हाइड्रोक्लोरिक क्या है, ये हमारी एसिड है। और आपने हम पिछले चैप्टर में केमिकल रिएक्शन में पढ़ा है हमने कि जब कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वहां पे मेटल का सोल्ट और हाइड्रोजन गैस बनती है। तो इस तरह से यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बन गई और इस गैस को उन्होंने क्या नाम दिया, इनफ्लेमेबल एयर नाम दिया। क्यों? क्योंकि ये जो हाइड्रोजन गैस बनी बहुत जल्दी से, बहुत आसानी से ये फायर को कैच कर लेती थी और जलने लगती थी। Then Henry Cavendish showed that when hydrogen burns, it forms water. Thereby, it was a belief that water was an element. तो उस टाइम पे उन्होंने क्या किया, जब इस हाइड्रोजन गैस को उन्होंने बर्न किया। अब देखिए बर्न करने का मतलब है कि ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं इसकी। तो हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कर रहा था यहाँ पे, तो उसने क्या बनाया, उसने बनाया वाटर। और इसी वजह से उस टाइम पे क्या समझा जाता था कि जो वोटर है ना, वोटर भी हमारा एक एलिमेंट ही है। बट वोटर, अब हमें पता है कि जो वोटर है वो हमारा एलिमेंट नहीं है। वोटर तो एक हमारा मॉलिक्यूल है या एक कंपाउंड आप बोल सकते हैं, जो दो तरह के एटम से मिलके बना है, दो तरह के एलिमेंट से मिलके बना है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। उसके बाद में 1783 में एक दूसरे हमारे साइंटिस्ट आए, एंटियोनी लैव्यूजर। उन्होंने क्या किया, इसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी किया और उन्होंने इसको नेम दिया हाइड्रोजन, जिसका मीनिंग था वाटर जनरेटिंग। क्योंकि हाइड्रोजन क्या बना सकता है, ये वाटर को जनरेट कर सकता है, वाटर को बना सकता है। सो आई होप बच्चों आप सभी को डिस्कवरी ऑफ हाइड्रोजन समझ में आ गई है, क्लियर हो गई है। नाउ अब हम आगे मूव करते हैं प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे, कैसे हम इसको बनाएंगे। सो प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। सो हाइड्रोजन को वेरियस मेथड्स है हमारे पास जिससे हम हाइड्रोजन को प्रिपेयर कर सकते हैं। सो चलिए वन बाय वन हम उनको स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं। तो सबसे पहला मेथड हमारा आता है यहाँ पे, बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। जब हम वाटर का क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। अब इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब है, पीछे हमने पढ़ा था डिकम्पोजिशन रिएक्शन को चैप्टर 6 के अंदर। सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमारी एक रिएक्शन थी जहाँ पे हम एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में देते थे, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। जब इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम क्या करेंगे ना, लाइसिस करते हैं, यानी कि ब्रेक डाउन करते हैं किसी चीज का। तो हम यहाँ पे किसका ब्रेक डाउन कर रहे हैं, हम यहाँ पे ब्रेक डाउन कर रहे हैं वाटर का। तो बेसिकली इलेक्ट्रोलाइसिस इज द प्रोसेस इन विच इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू अ मोल्टन स्टेट और एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ कंपाउंड टू ब्रिंग अबाउट अ केमिकल चेंज। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जिस भी कंपाउंड का हमें इलेक्ट्रोलाइसिस करना होता है उसको हम या तो मोल्टन स्टेट में लेंगे। मोल्टन स्टेट का मतलब है कि लिक्विड स्टेट हो गई उसकी, यानी कि उसको मेल्ट करके लेंगे हम अगर वो सॉलिड है, या फिर हम उसकी एक्वस सॉल्यूशन लेंगे। एक्वस का मतलब कि उसको वाटर में मिक्स करके हम उसका एक अगेन लिक्विड सॉल्यूशन बना लेंगे। और देन हम क्या करेंगे, उसके थ्रू करंट को पास करेंगे। सो जब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं ना वाटर का, तो इलेक्ट्रिक करंट को हम पास करते हैं वाटर के थ्रू, जिससे क्या हो जाता है, वाटर स्प्लिट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है किसमें, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस में। और इस रिएक्शन को कहाँ पे हम करते हैं, एक डिवाइस के अंदर करते हैं। इसको हम नॉर्मली नहीं कर सकते हैं, एक डिवाइस के अंदर करते हैं जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइजर। नाउ इलेक्ट्रोलाइजर्स कैन रेंज इन साइज फ्रॉम स्मॉल टू लार्ज। सो जो इलेक्ट्रोलाइजर हो सकते हैं हमारे, वो छोटे भी होते हैं साइज में, बड़े भी होते हैं। डिपेंड करता है हम किस पर्पस के लिए इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं। अगर हम नॉर्मली लेबोरेटरी के अंदर, स्कूल लेबोरेटरी के अंदर कर रहे हैं तो हम यहाँ पे एक छोटा इलेक्ट्रोलाइजर लेंगे। अगर हम इंडस्ट्रियल स्केल पे कर रहे हैं तो हम एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रोलाइजर लेंगे। नाउ अब इलेक्ट्रोलाइजर की हम बात करते हैं। सो इलेक्ट्रोलाइजर में बेसिकली होता क्या है, इलेक्ट्रोलाइजर में एक एनोड होगा आपका और एक कैथोड होगा, जो सेपरेटेड होते हैं एक इलेक्ट्रोलाइट से। तो जैसा आपने देखा होगा, जो आपकी बैटरी होती है, सेल होती है, सो उसके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं हमारे, एनोड एंड कैथोड।
different electrolyzers function in slightly different ways. This is because of the use of different types of electrolyte used in the device. So अब देखिए बेसिकली जो इलेक्ट्रोलाइजर है ना, अलग अलग इलेक्ट्रोलाइजर अलग अलग तरह से वर्क करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर हम एक डिफरेंट टाइप का इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं। बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है कि जिसके थ्रू हमें करंट पास करना है। तो हमें यहाँ पे किससे के थ्रू पास करना है करंट? वाटर के थ्रू। तो यानी कि यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रोलाइट क्या हो जाएगा? वाटर हो जाएगा। नाउ अब हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ टर्म्स की। सो हमें कुछ टर्म्स दी हुई हैं रिलेटेड टू दी इलेक्ट्रोलाइसिस। तो यानी कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वो टर्म होगी क्या। सो फर्स्ट आता है हमारा इलेक्ट्रोड। सो इलेक्ट्रोड जैसा भी मैंने बताया, सो इलेक्ट्रोड आपके क्या होते हैं? ये आपकी कंडक्टिंग रोड्स होती हैं। इलेक्ट्रोड्स क्या होती हैं? आपकी कंडक्टिंग रोड्स होती हैं जो एलो करती हैं इलेक्ट्रिक करंट को टू एंटर और लीव दी इलेक्ट्रोलाइट, जिससे करंट क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट में एंटर करेगा और फिर उससे बाहर आ जाएगा। और ये कनेक्टेड होती है हमारी आइदर एंड विद अ कंडक्टिंग मीडियम। एक कंडक्टिंग मीडियम से क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं। अब जो इलेक्ट्रोलाइट हमारा किससे कनेक्टेड होगा? पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होगा, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एनोड। और जो हमारा कनेक्टेड होगा नेगेटिव टर्मिनल से, उसको हम बोलते हैं कैथोड। और एक वाइड रेंज पे हम क्या करते हैं? मटेरियल्स का यूज करते हैं एज अ इलेक्ट्रोड्स। मेनली बेसिकली जो हम यूज करते हैं वो हमारा ग्रेफाइट होता है। सो करंट जो है वो एंटर करेगा इलेक्ट्रोलाइट में किसके थ्रू? एनोड के थ्रू। और लीव करेगा इलेक्ट्रोलाइट को किसके थ्रू? कैथोड के थ्रू। नाउ अब हम बात करते हैं आगे इलेक्ट्रोलाइट की। अब ये इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है आपका? सो इलेक्ट्रोलाइट हमारे वो कंपाउंड्स होते हैं जो एक्वस या मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं? कंडक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? मोबाइल आयंस प्रेजेंट होते हैं। मोबाइल आयंस का मतलब है कि उनके अंदर आयंस प्रेजेंट होते हैं जो मूव कर सकते हैं। और जब हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के थ्रू, तो ये डिसोसिएट हो जाते हैं, यानी कि ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं। किसमें? पॉजिटिवली चार्ज्ड कैटायंस एंड नेगेटिवली चार्ज्ड एन आयंस। अब यहाँ पे आपको ये चीज बहुत ध्यान रखनी है। अब देखिए आपके एक मॉलिक्यूल के अंदर दो आयंस होते हैं। अगर आपका क्या है? आयनिक कंपाउंड है तो दो आयंस होंगे आपके। एक होता है कैटायन और एक होता है आपका एन आयन। सो जो कैटायन है वो रिप्रेजेंटेड होता है पॉजिटिव से, एनायन रिप्रेजेंटेड होता है नेगेटिव से। वहीं पे अगर मैं बात करता हूँ एक बैटरी की, इलेक्ट्रोड्स की, तो ये तो बेसिकली आपके क्या है? आयंस है। ये आपके क्या है? आयंस है। वहीं पे अगर मैं बात करता हूँ किसकी? इलेक्ट्रोड की। सो इलेक्ट्रोड के अंदर जो अभी मैंने आपको बताया कि जो एनोड होता है, एनोड को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं किससे? सो ये हमारा पॉजिटिव से रिप्रेजेंट होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है इसके ऊपर। और जो हमारा कैथोड होता है उसके ऊपर होता है हमारा नेगेटिव चार्ज। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। आयंस में जो कैटायन होगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, एनायन नेगेटिवली चार्ज होगा। इलेक्ट्रोड के अंदर जो एनोड होगा वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करेगा और जो कैथोड होगा वो नेगेटिव चार्ज को कैरी करेगा। नाउ सो जब कभी भी क्या होता है? जब करंट पास होता है, सो इलेक्ट्रोलाइसिस जो होता है, सो उस टाइम पे क्या होता है? जो कैटायंस है ना वो तो कैथोड की तरफ जाएंगे आपके, और जो एनायंस हैं वो आपके एनोड की तरफ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव को अट्रैक्ट करता है। तो इसी वजह से जो कैटायंस है, कैटायंस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये किसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे? कैथोड की तरफ, क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज है। और जो एनायंस है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे? एनोड की तरफ, क्योंकि एनोड पे कैसा चार्ज है? हमारा पॉजिटिव चार्ज है। नाउ अब हम आगे बात करते हैं। सो जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं ना वो हेल्प करते हैं इंक्रीजिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देते हैं, वो बढ़ा देते हैं। और कुछ एग्जांपल्स आपको यहाँ पे दिए हुए हैं इलेक्ट्रोलाइट्स के, जैसे कि सोडियम क्लोराइड हो गया NaCl, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया आपका KOH, टाइटेनियम ऑक्साइड हो गया TiO2, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया NaHCO3, और इसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं।
डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हो गया H2SO4, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया। तो ये सब हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इनको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं रिएक्शन में, जिससे कि उसका रेट और बढ़ जाए, रिएक्शन और तेजी से हो। नाउ नेक्स्ट आता है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होती है? सो बेसिकली ये हमारे कंटेनर होगा जिसके अंदर हम इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस को कराएंगे, और इसी को हम क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोल देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक ये कंटेनर लिया, इस कंटेनर में मैंने यहाँ पे एक क्या लगा दिया, एनोड लगा दिया मैंने, और एक मैंने क्या लगा दिया यहाँ पे, कैथोड लगा दिया। ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, और फिर मैंने इनको एक बैटरी से लाके क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया, और इसके अंदर मैंने क्या फिल कर दिया, एक इलेक्ट्रोलाइट फिल कर दिया। तो अब ये पूरी जो हमारा ये स्ट्रक्चर बना ना, इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। सो आई होप बच्चों आपको ये सभी टर्म्स अच्छे से क्लियर हो गई है, समझ में आ गया है सभी को। नाउ अब हम आगे मूव करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। सो अब हम पढ़ते हैं वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस को। सो जो इलेक्ट्रोलाइसिस होगा ना वाटर का, ये एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस होती है क्या प्रोड्यूस करने की, हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने की। और जब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं किसके थ्रू, एसिडिफाइड वाटर के थ्रू। अब देखिए नॉर्मल हम वाटर नहीं लेंगे, वाटर में थोड़ा सा हम किसको ऐड कर देंगे, HCl को ऐड कर देंगे यहाँ पे, या H2SO4 को भी ऐड कर सकते हैं हम। इससे क्या होगा, उस वाटर की कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि अब उसके अंदर क्या आ जाएंगे, उसके अंदर अब आयंस आ जाएंगे, तो वाटर और आसानी से और फास्ट क्या करेगा, करंट को कंडक्ट करेगा, उसको पास करेगा। तो हमारा जो रेट होगा रिएक्शन का वो भी और बढ़ जाएगा, और हमें क्या मिल जाएगी, हमें गैसियस हाइड्रोजन मिल जाएगी, जो कहाँ पे प्रोड्यूस होगी, हमारी कैथोड पे प्रोड्यूस होगी, क्योंकि ये कैथोड होता है हमारा नेगेटिव इलेक्ट्रोड, और हाइड्रोजन के आयंस जो बनेंगे वो H पॉजिटिव होते हैं, तो इसीलिए वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ क्या हो जाएंगे, हमारे अट्रैक्ट हो जाएंगे। सो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया है कंसेप्ट किस तरह से होता है। वहीं पे अब देखिए वाटर जो है हमारा वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना होता है। कैथोड पे तो क्या प्रोड्यूस होगा, हमारा हाइड्रोजन गैस, और एनोड पे क्या प्रोड्यूस होगा हमारा, वहां पे हो जाएगा ऑक्सीजन गैस, क्योंकि एनोड होता है हमारा यहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, और ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। नाउ a few drops of dilute sulfuric acid is added to the water to make it acidified, which is better conductor of electricity. So इसलिए यहाँ पे हम बोलेंगे इसको acidified water वर्क करता है किसकी तरह, इलेक्ट्रोलाइट की तरह। एंड ये हमारी नीचे यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगी, H2O लिक्विड है हमारा, एसिडिफाइड वाटर है, करंट पास करेंगे तो ये हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाएगा। नाउ अब इधर आप देख सकते हैं फिगर 7.2। यहाँ पे ये हमें सेटअप दिया हुआ है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। नीचे आप देख सकते हैं ये यहाँ पे हमने क्या ली है, बैटरी ली है, 6 वोल्ट की बैटरी ली, और ये हमारे पास यहाँ पे कंटेनर हो गया एक, और इस कंटेनर पे ये हमारे पास यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड्स हैं, 2 इलेक्ट्रोड हमने लगाए हुए हैं, और इन दोनों इलेक्ट्रोड के ऊपर हमने क्या रखी हुई है, टेस्ट ट्यूब रखी हुई है। तो जैसे ही हम क्या करेंगे, करंट पास करेंगे, तो करंट जैसे ही पास होगा तो जो वाटर है, वाटर का ब्रेकडाउन हो जाएगा हमारा किसमें, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में, और जो हाइड्रोजन है वो हमें मिल जाएगा कहाँ पे, कैथोड पे। तो यानी कि ये हमारा कैथोड है, जैसा आप देख सकते हैं कार्बन की रोड है, ये हमारी कैथोड है, और इधर हमारा ये एनोड है। कार्बन रोड यानी कि आप बोल सकते हैं कि ग्रेफाइट की रोड है, आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कार्बन रोड, या आप बोल सकते हैं ग्रेफाइट, बिकॉज ग्रेफाइट हमारी एक एलोट्रोपिक फॉर्म होती है कार्बन की। ग्रेफाइट किसका बना होता है, कार्बन का हमारा बना होता है। ये जो टेस्ट ट्यूब है, इन टेस्ट ट्यूब में आप देखेंगे यहाँ पे क्या एक्यूमुलेट हो जाएगा, क्या इकट्ठा हो जाएगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इकट्ठी हो जाएगी। अब यहाँ पे एक और चीज आपको याद रखनी है कि अगर आप यहाँ पे क्या करते हो, आपने वाटर की कुछ अमाउंट ली, तो आपको हमेशा याद रखना है कि जब यहाँ पे ये गैसेस बनेंगी ना हमारी, तो जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन की 2 वॉल्यूम्स बनेगी, वहीं पे सेम टाइम पे ऑक्सीजन की कितनी वॉल्यूम बनेगी, 1 वॉल्यूम बनेगी। अब ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज आपको मालूम है कि जो वाटर है, वाटर हमारा होता है H2O, यानी कि ये 2 हाइड्रोजन के एटम से
और एक ऑक्सीजन के एटम से मिलके बना होता है, यानी कि हाइड्रोजन के एटम यहाँ पे ट्वाइस होते हैं। तो यानी कि अगर यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल बन रहा है तो हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। यानी कि हाइड्रोजन हमेशा क्या होगा, डबल अमाउंट में आएगा, किसके कंपैरिजन में, ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर किस तरह से होता है हमारा। नाउ अब आगे हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। चलिए इन क्वेश्चंस को हम यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। सबसे फर्स्ट हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स, एटॉमिक नंबर एंड वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन आर। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर और वैलेंसी कितनी होती है हमारी, ये होती है हमारी 1। हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे 1। नाउ नेक्स्ट सेकंड आता है हमारे पास, 1 हाइड्रोजन एटम कंटेन्स 1 इलेक्ट्रॉन, 1 प्रोटॉन एंड 0 न्यूट्रॉन। एक हाइड्रोजन के एटम में, देखिए यहाँ पे हम किसी पर्टिकुलर आइसोटोप की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे नॉर्मल हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। इसलिए अब आपको याद रखना है, अगर आप नॉर्मल हाइड्रोजन की बात करोगे तो वहां पे हमेशा क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक प्रोटॉन होगा और 0 न्यूट्रॉन होंगे। वहीं पे अगर आप किसी पर्टिकुलर आइसोटोप की बात करते हैं तो वहां पे ये नंबर्स हमारे चेंज हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट थर्ड आता है, द कन्वर्जन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इनटू डैश इन द सन एंड अदर स्टार्स प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट। हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट होता है, सन के अंदर, स्टार के अंदर, तो ये कन्वर्ट होता है हमारा हीलियम में। नेक्स्ट फोर्थ आता है हमारा, इलेक्ट्रोलाइजर्स कंसिस्ट ऑफ एन एनोड एंड अ कैथोड सेपरेटेड बाय एन। जो इलेक्ट्रोलाइजर के अंदर एनोड कैथोड होते हैं वो किससे सेपरेटेड होते हैं, वो सेपरेटेड होते हैं एक इलेक्ट्रोलाइट से। अब इलेक्ट्रोलाइट के हमने एग्जांपल्स पढ़े, बहुत सारे एग्जांपल्स, कोई भी हम इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हैं। नाउ नेक्स्ट आता है, इलेक्ट्रोलाइट हेल्प्स इन डैश द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑफ वन और मोर रिएक्टेंट। इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, इलेक्ट्रोलाइट कर देता है हेल्प्स इन इंक्रीजिंग दी, ये क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है, उसको बढ़ा देता है। बच्चों यहाँ पे हमारे फिलअप्स कंप्लीट हो गए। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गए हैं, सभी को क्लियर हो गए हैं फिलअप्स। चलिए बच्चों आज के क्लास को हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है प्लीज क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड हम मिलते हैं बच्चों अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू बच्चों फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। एंड अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है, अभी तक जो भी हमने टॉपिक्स डिस्कस किए या किसी और चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आपका अगर, आप वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए बच्चों अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।